गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स के पेपर माइक्रो इकोनॉमिक्स में आज हम कुछ पारिभाषिक शब्दावलियाँ पढ़ेंगे जिनमें परिभाषाएं हैं। पहला, वास्तविक अर्थशास्त्र। वह आर्थिक विश्लेषण जिसमें आर्थिक चरों के मध्य कारण परिणाम विश्लेषण का अध्ययन किया जाता है, जिसका संबंध क्या है से होता है, न कि क्या होने से। अर्थात दूसरे शब्दों में वह विश्लेषण जो वास्तविक स्थिति को बतलाता है वह वास्तविक अर्थशास्त्र है। जब हम बात करते हैं कि क्या होना चाहिए, तब इस बात का अध्ययन हम आदर्शात्मक अर्थशास्त्र में करते हैं। वह आर्थिक विश्लेषण जिसका संबंध क्या होना चाहिए से है तथा जिसमें नीतिगत निर्णय सुझाए जाते हैं, वह आदर्शात्मक अर्थशास्त्र कहलाता है। उदाहरण के लिए, यदि हम कहें कि किसी देश में गरीबी का प्रतिशत 36% है, तो यह वास्तविक अर्थशास्त्र कहलाता है। दूसरी ओर, यदि हम ये कहें कि गरीबी को दूर करने के लिए रोजगार की मात्रा दूर की जानी चाहिए, तब हम इसे आदर्शात्मक अर्थशास्त्र का अध्ययन कहते हैं। अन्य परिभाषा के रूप में निगमन विधि और आगमन विधि को देखेंगे। निगमन विधि वह अध्ययन विधि है जिसमें कुछ आधारभूत मान्यताओं के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है तथा जिसमें तर्क सामान्य से विशिष्ट की तरफ अग्रसर होता है। जैसे मूल्य एवं वितरण का सिद्धांत। दूसरी विधि आगमन विधि है। वह अध्ययन विधि जिसमें विश्लेषण एवं तथ्यों के संग्रहण के आधार पर निष्कर्ष प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है तथा जिसमें तर्क विशिष्ट से सामान्य की तरफ अग्रसर होता है। जैसे व्यापार चक्र का सिद्धांत। मॉडल। मॉडल क्या है? आर्थिक चरों के बीच फलनात्मक संबंध को दर्शाने वाले गणितीय अथवा चित्रीय अथवा तार्किक कथन को आर्थिक मॉडल कहते हैं। जैसे हम उत्पादन फलन को लेते हैं या मांग फलन को लेते हैं, दोनों में स्वतंत्र चर एवं परतंत्र चर हैं। इनमें फलनात्मक संबंध अर्थात कारण एवं परिणाम का संबंध दर्शाया जाता है। स्वतंत्र चर में होने वाले परिवर्तन से आश्रित चर में होने वाला परिवर्तन ये मॉडल के द्वारा बतलाया जाता है। अन्य अवधारणा है आर्थिक नियम।
आर्थिक सिद्धांत से संबंधित वे मूलभूत अवधारणाएं जो आर्थिक विश्लेषण के लिए आधार उपलब्ध कराती हैं आर्थिक नियम कहलाते हैं। विवेकशीलता। विवेकशीलता से तात्पर्य है कि प्रत्येक आर्थिक इकाई दिए हुए प्रतिबंधों के आधार पर अपने दिए हुए उद्देश्य फलन के मान को अधिकतम करने का प्रयत्न करती है। जैसे हम कहें कि एक उपभोक्ता विवेकशील होता है, तो इस स्थिति में उपभोक्ता दिए हुए प्रतिबंध अर्थात उसकी आमदनी सीमित होती है, अतः उसकी निश्चित आय को हम प्रतिबंध मान लेते हैं कि उससे अधिक वह खर्च नहीं कर पाता है। तो उपभोक्ता अपनी सीमित आय या प्रतिबंध के आधार पर अपने उद्देश्य को अधिकतम करता है। उपभोक्ता का उद्देश्य अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना है, तो उसका उद्देश्य फलन अधिकतम संतुष्टि होता है, तो उसे प्राप्त करने का उपभोक्ता प्रयास करता है। तो ऐसा उपभोक्ता विवेकशील उपभोक्ता कहलाता है और ऐसा व्यवहार, ऐसा गुण विवेकशीलता। इसे दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि प्रत्येक उपभोक्ता दिए हुए बजट प्रतिबंध के आधार पर कुल उपयोगिता को अधिकतम करने का प्रयास करता है। इसी प्रकार उत्पादक की विवेकशीलता है, जिसका तात्पर्य है कि प्रत्येक उत्पादक दी हुई लागत के आधार पर कुल उत्पादन को अधिकतम अथवा दिए गए उत्पादन को न्यूनतम लागत पर उत्पादित करने का प्रयत्न करता है। उपभोक्ता की सार्वभौमिकता। वह स्थिति जब साधनों का वितरण सरकारी आदेशों द्वारा नहीं होकर उपभोक्ता के अधिमानों अर्थात पसंद के द्वारा होता है। हमने पढ़ा कि क्या उत्पादन करें, यह एक मूलभूत समस्या है। तो क्या उत्पादन करें, यह उत्पादक उपभोक्ता की पसंदगी के आधार पर निश्चित करता है। इसे ही उपभोक्ता की सार्वभौमिकता कहा जाता है। दुर्लभता। निःशुल्क उपलब्धि होने पर किसी वस्तु, सेवा, साधन आदि की मांग की अपेक्षा उसकी पूर्ति में कमी को दुर्लभता कहते हैं। अंग्रेजी में इसे स्केर्सिटी कहा जाता है, अर्थात मांग की अपेक्षा पूर्ति में कमी साधन को, सेवा को, वस्तु को दुर्लभ बनाता है। चयन की समस्या। चयन की समस्या से तात्पर्य है कि उद्यमी को इस बात का चयन करना होता है कि वह किस तकनीक का प्रयोग करके उत्पादन करे ताकि लागत न्यूनतम आए। या तो वो श्रम प्रधान तकनीक का प्रयोग कर सकता है या पूंजी प्रधान तकनीक का। इसे तकनीक के चयन की समस्या कहते हैं। कैसे उत्पादन करें, यह चयन की समस्या से संबंधित है। अर्थव्यवस्था वह आर्थिक प्रणाली जो लोगों को जीविकोपार्जन के साधन उपलब्ध कराती है, वह अर्थव्यवस्था कहलाती है।
बाजार अर्थव्यवस्था या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व और प्रबंध निजी व्यक्तियों के हाथ में होता है तथा उत्पादन व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य के लिए होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं प्रबंध समाज के हाथ में होता है तथा उत्पादन का लाभ समाज के सभी सदस्यों को समान रूप से प्राप्त करने का हक होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह आर्थिक प्रणाली जिसमें सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व पाया जाता है तथा आर्थिक निर्णय कीमत तंत्र तथा केंद्रीय प्राधिकरण दोनों के द्वारा संयुक्त रूप से लिए जाते हैं। कीमत तंत्र वह प्रक्रिया जिसमें बाजार अर्थव्यवस्था के अंतर्गत सीमित साधनों, वस्तुओं और सेवाओं का आवंटन मांग और पूर्ति के द्वारा निर्धारित किया जाता है, कीमतों के आधार पर होता है। तो मांग एवं पूर्ति के द्वारा कीमतों के आधार पर वस्तुओं सेवाओं का आवंटन जिस तंत्र में होता है वह कीमत तंत्र कहलाता है। बाजार प्रक्रिया वह आर्थिक प्रणाली जिसमें वस्तुओं व सेवाओं की कीमतों का निर्धारण मांग व पूर्ति की शक्तियों के द्वारा होता है। इस प्रकार स्पष्ट है, कीमत तंत्र मांग और पूर्ति के द्वारा कीमतों के आधार पर और बाजार प्रक्रिया भी कीमतों के आधार पर मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा निर्धारित होती है। निजी क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह अंग जिसकी क्रियाओं का नियंत्रण एवं निर्देशन गैर सरकारी व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों जैसे परिवार और फर्म के हाथ में होती है तथा जिसका उद्देश्य लाभ अधिकतमकरण होता है, वह निजी क्षेत्र कहलाता है। इसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र अर्थव्यवस्था का वह अंग जिसकी क्रियाओं व अंग का निर्देशन समाज के हाथों में होता है तथा जिसका उद्देश्य समाज के सभी सदस्यों का आर्थिक कल्याण करना होता है, वह सार्वजनिक क्षेत्र कहलाता है।